Hello, welcome to the new video of this channel, linear equation in two variables. Most important questions आज लेके आया हूँ. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, A can do a piece of work in 24 days. A एक काम को 24 दिन में कर सकता है. B is 60% efficient than A. B 60% ज्यादा efficient है A से. Then the number of days required by B to do twice as large as earlier work is. तो B को कितना दिन लगेगा जो वो काम पहले कर रहा था उससे दुगना काम करने में. सवाल ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको समझाते भी रहूंगा. ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B. अब पहले बोला है डेज, एक काम करने में. A को 24 दिन लगते हैं, B को कितने दिन लगते हैं वो हमें पता नहीं है. अब बात आती है एफिशिएंसी में. ये वर्ड आपके लिए नया है. इसका मतलब ये है कि क्षमता कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, एक दिन में वो कितना काम कर सकता है. तो एक दिन में जितना काम करेगा और ऐसे एक एक दिन काम करते करते टोटल 24 दिन में जितना काम करेगा वो होगा टोटल वर्क. तो मान लो एक दिन में मैं एक काम करता हूं तो 24 दिन में मैं 24 काम करता हूं, तो टोटल वर्क कितना कितना है 24. सिमिलरली हमें यहाँ पे परसेंटेज में दिखाया गया है, तो मैं ए को 100 मान लेता हूं. ये मैं अपने मन से मान रहा हूं, लेट, ताकि मुझे आसानी हो बी का जो मानना है वो उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो बी अभी क्या हो जाएगा, B is 60% more than efficient than A. तो A का तो एफिशिएंसी मैंने माना, इसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट. तो B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 60% ज्यादा. अब 100 का 60% करेंगे तो प्लस 60 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा ये 160. अब मैंने आपको अभी बताया कि इसका मतलब ये है कि A एक दिन में 100 काम करता है. तो ऐसे अगर 24 दिन ऐसे 100 करके काम करते रहेगा तो 2400 काम करेगा. इसका साफ मतलब या जनरल मेथड में आपको अगर बताऊं तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी अगर आप करेंगे तो वो आपका निकलेगा टोटल वर्क. नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क. तो यहां पे देख लो, टोटल वर्क जो है ए का और बी का, टोटल वर्क तो सेम रहेगा, मतलब कंपैरिजन में टोटल वर्क सेम रहेगा. ए उस काम को 24 दिन में करता है, लेकिन ए का क्षमता 100 है, बी का क्षमता ज्यादा है. जाहिर सी बात है कि तब वो कम दिन लेगा ए से, लेकिन वो कितना दिन लेगा उस काम को करने के लिए वो हमें पता नहीं है. तो ए का भी टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क ऑफ ए विल बी 24 into 100. सिमिलरली टोटल वर्क ऑफ बी विल बी कितना, x into 160. और ये जो टोटल वर्क है ये दोनों के लिए अभी सेम है इस क्वेश्चन में, किंतु कंपैरिजन में जो है वो सेम है. टोटल वर्क का कंपैरिजन ही कम कर रहे हैं ना, कि बी उसी काम को 60% ज्यादा मेहनत करके करता है. तो अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन अगर करेंगे तो इक्वल टू साइन डालेंगे क्योंकि यही टोटल वर्क है. तो यहां से हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब ए 24 दिन में करता है तो b कितने दिन में करता है वो यहां से पता चल जाएगा. चलिए इसको देखते हैं. यहाँ पे 160 है, मतलब 40 या 440 सा, और यहाँ पे होगा 46 सा. ठीक है, अब ये 0 से इसको काट दो, 60, यहाँ पे कितना आएगा 6 इंटू 10 60, और ये नीचे 4 आ जाएगा, तो मतलब 6 इंटू 10 बाई 4, और यहाँ पे x, तो यहाँ पे देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 15. तो x का ये वैल्यू आ गया 15. अब टोटल वर्क कितना है b का, टोटल वर्क अब b का बन गया कितना 15 इंटू 160. 15 दिन में हर एक दिन 160 करके ये काम करता है, तो वो टोटल वर्क है बी का. लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसका दुगना वर्क, मतलब इस वर्क का टोटल वर्क का अगर बी दुगना काम करे तो उसे कितने दिन लगेंगे, उसे कितना दिन लगेंगे. तो इस साफ बात है, कैसे करेंगे इसे, टोटल वर्क, अभी नया टोटल वर्क, न्यू टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये बस आपको समझाने की कर रहा हूं, रफ में आप ये सब ना भी करें तो चलेगा. न्यू टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा 2 इंटू टोटल वर्क, प्रीवियस टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
तो न्यू टोटल वर्क होगा 2 इंटू 15 इंटू 160। अब इसे करने में बी को कितना टाइम लगेगा वो मैं मार्क कर दे रहा हूं y। पहले मैंने x मार्क किया था, अब मैं मान ले रहा हूं कि ये नया काम करने में जो कि दुगना है पिछले काम का, उसे करने में b को y दिन लगेंगे। तो y इंटू बी की जो समता है, मतलब ये तो मैंने मान लिया y, ये क्या मैं मान रहा हूं, ये मैं मान नहीं रहा हूं, ये 160 पहले से ही दिया गया है क्योंकि ये 100 था फिर ये 160 था, तो उसका स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा। यहाँ पे बताया नहीं गया कि एफिशिएंसी उसने चेंज किया या एफिशिएंसी बढ़ाया या घटाया है, एफिशिएंसी उसका तब सेम रहेगा। तो एफिशिएंसी क्या रहा, सेम 160। टोटल वर्क कितना है अब टोटल वर्क है 2 इंटू 15 इंटू 160। तो यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 160 कैंसिल 30। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, इसमें वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं। ये वर्क डन टाइम एंड वर्क का आप इसे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि कितना टाइम लगता है कितना वर्क में, इसका आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। यहाँ पे कल अब अगर आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, अगर सेम वर्क बी हाफ एफिशिएंसी में करता है तो उसे आपको क्या करना पड़ता कि 160 को डिवाइड कर देना बाई 2 से, और ये फिर 15 इंटू 160 रहता। तो इसमें ऐसे करके चेंजेस एग्जामिनर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स इज सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई। एक्स का जो सैलरी है वो वाई के हाफ है। तो ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, ये आ गई बात इनकी सैलरी पे। एक्स का जो सैलरी है वाई के हाफ है, मतलब वाई का जो सैलरी है तो एक्स के दुगना है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो चलो एक्स का जो सैलरी है वाई के हाफ है, वाई का सैलरी मैं मान लेता हूं 100। लेट, इसे मैं इक्वेशन के हिसाब से नहीं करवा रहा हूं, ये जनरल आपको एक सेंस डेवलप करवा रहा हूं। वाई का तब मैं मान लेता हूं 100, तो एक्स का कितना हो जाएगा, इसका हाफ। अब 100 का हाफ कितना हो जाता है 50, ठीक है। अब एक्स गॉट अ 50% राइज। अब इस 50 में उसको 50% राइज मिला, 50 का और 50% उसको बढ़ गया, ये रहा 50 और 50 का और 50% मतलब 25। तो उसको इंक्रीज हुआ न्यू सैलरी में 25, तो उसका नया सैलरी कितना बना एक्स का 75, मतलब पहले 50 था और 50 में और 25 50% बढ़ा, तो 50 का 50% या हाफ कितना होता है 25 50 का, तो प्लस 25 मतलब नया सैलरी है अभी 75। एंड वाई गॉट 25% राइज। अब 25% मतलब 100 का 25% राइज हुआ। 100 का 25% कितना होता है खुद 25, तो इसमें भी 25 बढ़ा, 25 यूनिट्स मान लो या 25 रुपीज मान लो। अगर ये 100 रुपए था ये 50 रुपए, तो 25 रुपए बढ़े, 25 रुपए बढ़ के 75 रुपए हुए। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ न्यू सैलरी 75 रुपया। यहाँ पे वाई का कितना हुआ 125, ठीक है, ये इनका न्यू सैलरी है। अब पूछ रहा है कि कंबाइंड सैलरी में, पहले कंबाइंड सैलरी कितना था 50 और 100, तो पहले का कंबाइंड सैलरी कितना था, दोनों को अगर मिला दे 150 था कंबाइंड। अभी का कंबाइंड सैलरी कितना है 75 और 125 मतलब 200। तो पहले था 150 टोटल या कंबाइंड, अभी है 200। पूछ रहा है कि कितना राइज हुआ है कंबाइंड सैलरी में, मतलब 150 से ये जो 200 तक गया कितना परसेंट राइज हुआ है। तो कैसे हम निकालेंगे, 200 माइनस 150 बाई कितने के ऊपर बढ़ा है, 150 के ऊपर बढ़ा है, बाई 150 इंटू 100। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50 बाई 150 इंटू 100, या फिर 50 बाई 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो 100 बाई 3 33 1 बाई 3%, ये आपका तब आंसर आएगा। जी हाँ, 100 बाई 3 अगर आपको कहीं पे दिखे तो मिक्स फ्रैक्शन में वो 33 1 बाई 3 आएगा, और डेसिमल में आपको वो दिखेगा 33.3333 या 33.33 ऐसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मोटर बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर।
9 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 आवर्स टाइम लगते हैं। अगर 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 आवर्स टाइम लगता है, तो किस में लगता है? डाउन द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या है डाउन स्ट्रीम मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है एंड इट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, मतलब अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में उसे लगते हैं 6 घंटे 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में, सॉरी 2 घंटे, और अपस्ट्रीम में या अगेंस्ट द करंट लगते हैं उसे 6 घंटे। तो ये पहले हम देख लेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता है। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या है? ये आपका डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम मतलब जैसे आप मोटर बोट लेके जा रहे हो या कहीं पे लेके जा रहे हो मोटर बोट से, तो जैसे जिस वाटर में आप जा रहे हो, तो वाटर का खुद का एक स्पीड होगा, वाटर का भी एक स्पीड होगा। मोटर बोट का मान लो स्पीड है x, मोटर बोट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और वाटर का भी करंट का फ्लो है इस डायरेक्शन में, और उसका भी स्पीड है y। तो आपका यहाँ पे वाटर जो है वो आपको ढकेल रहा है एक तरीके से। इससे क्या हो रहा है कि आपको एक x के ऊपर एक y का इंक्रीज मिल रहा है, मतलब y जो है वह x को हेल्प कर रहा है, स्पीड में ढकेल रहा है। मतलब करंट का जो स्पीड है वो बोट के स्पीड को बढ़ा रहा है, प्लस हो रहा है उसमें। ये हो गया डाउनस्ट्रीम। सिमिलर केस अगर मान लो ऐसा होता, ये मैं आपको अपस्ट्रीम का केस बता रहा हूं, कि आप बोट लेके जा रहे हो, ये आपका बोट का स्पीड है x, और ये आपका स्ट्रीम है। अब स्ट्रीम इस टाइम इस साइड में डायरेक्शन नहीं है, इस बार ऐसा डायरेक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये आपको रोकेगा। अब कोई चीज आपको रोक रहा है, तो ये आपको माइनस में डाल रहा है, वो आपको घटा रहा है। ठीक है, तो x के से y का स्पीड घट जाएगा, वही आपका टोटल स्पीड या कंबाइंड स्पीड होगा। तो इसे हम बोलते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम या अपस्ट्रीम। ये होगा आपका अगेंस्ट द स्ट्रीम। कभी कभी लोग उसको बोलते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम और करंट भी बोलते हैं, और डाउन स्ट्रीम में बोलते हैं विथ द स्ट्रीम और करंट। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बोल रहे हैं डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 9, मैं इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूं। डिस्टेंस है 9, स्पीड है, मान लो बोट का स्पीड मान लो x, और करंट का स्पीड मान लो y। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम में आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, यहाँ पे बोला डाउन द करंट, तो डाउन द करंट मतलब x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई। और टाइम कितना बताया है, 2 घंटे लगते हैं उसको, तो उसको लगेंगे 2 घंटे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस ये बता दिया है 6 आवर टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस सेम है, लग रहे हैं उसे 6 घंटे अब, और अभी उसका स्पीड है अगेंस्ट द करंट, मतलब x माइनस वाई। तो ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पूछा कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब y का स्पीड 0 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टिल वाटर मतलब है y विल बी इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। तो सरासर पूछ रहे हैं कि बोट का क्या स्पीड है। अगर y इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 0 या x माइनस 0 करोगे तो x ही आएगा, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, ना तो डाउन स्ट्रीम है ना तो वाई स्ट्रीम है, नॉर्मल x का वैल्यू पूछ रहा है। और करंट का भी वैल्यू पूछ रहा है। करंट का वैल्यू मतलब x तब 0 है, y का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब बोट का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देख लो। अब यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस अलग रहता है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस को इक्वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी सेम है। तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो इसका मतलब है कि इसको हटा के आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हो, ये चीज को हटा के आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि 9 इज इक्वल टू दिस। सो x माइनस वाई 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई 2।
2 इस 6 को काट देगा 3 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, x इधर लेके आएंगे, माइनस होगा तो 2x बनेगा, ये y इधर लेके जाएंगे 3y माइनस 3y को, तो ये जाके क्या बन जाएगा प्लस 3y, ये जाके बन जाएगा प्लस 3y, और ये जाके बना था माइनस x, तो एक y प्लस प्लस 3y हो जाएगा 4y। सो x इज इक्वल टू 2y या x इज इक्वल टू 2y। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला जो नंबर है वो x का वैल्यू है, दूसरा जो नंबर है वो y का वैल्यू है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि x जो है वो y का दुगना है। यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का वैल्यू आपको y का दुगना दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तब 3 आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टली 3 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे तो ना जाने क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ डेसिमल में। एकमात्र यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1.5 अगर y का वैल्यू हो तो उससे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास x का वैल्यू y का डबल यानी 3 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ रहा है। अब ये किंतु क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं। अगर ये कोई आपको रिटन एग्जाम में पूछते जहाँ पे आपको लिखना पड़ता, मैं आपको तब सजेस्ट करता कि यही वैल्यू x इज इक्वल टू 2y को आप कहीं पे भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो, सो पुट कर दो और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, मतलब यहाँ पे आएगा 3y इंटू 2 इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 9/6 मतलब 3/2 इज इक्वल टू 1.5। so if y is equal to 1.5 then x is equal to 2 into 1.5 is equal to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, the two digit number which becomes 5/6 of itself when the digits are reversed। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा, एक जो नॉर्मल मेथड है, एक जो एमसीक्यू में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगे वो सही, लेकिन उससे बहुत जल्दी हो जाएगा आंसर, बहुत जल्दी निकल जाएगा आंसर। The two digit number which becomes 5/6 of itself when the digits are reversed। दो डिजिट मान लो x और y। अब जैसे कि दो डिजिट है, टू डिजिट नंबर है x और y जिसमें दो डिजिट है, तो हमारा टू डिजिट नंबर कैसे बन जाएगा 10x प्लस y। अब मान लो कि मैंने माना है 24, इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये 2 इंटू 10 का प्लेस में था तो 2 इंटू 10 और 4 इंटू 1 के प्लेस में था सो 4 इंटू 1, ये ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं हम, ठीक है, इसे ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने वैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे 2 के जगह मैंने x लिया, 4 के जगह मैंने y लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि जब नॉर्मल डिजिट है, जब नॉर्मल नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है आपका, ये रहा आपका एक्चुअल नंबर क्या है आपका 10x प्लस y, ठीक है। द टू डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ, ये बन जाता है 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन रिवर्स्ड, मतलब इसे अगर हम रिवर्स करेंगे, मतलब ये तो एक्चुअल नंबर है, इसे रिवर्स करेंगे मतलब क्या बन जाएगा, x के जगह y के जगह x चला जाएगा, तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने से बन जाएगा x के जगह y और y के जगह x, ठीक है। मतलब 24, अब 24 नहीं रहा, इसे रिवर्स किए और बन गया 42, तो x की जगह y हो गया 4 इंटू 10 और यहाँ पे y की जगह x 2 इंटू 1, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो हमें बोल रहा है कि ये 5/6 ऑफ इटसेल्फ बन जाता है, तो रिवर्स जो नंबर है, जब ये रिवर्स होता है तो रिवर्स तो हो गया, अब ये रिवर्स नंबर बन जाता है 5/6 ऑफ एक्चुअल नंबर, ये बोल रहा है 5/6 ऑफ इटसेल्फ। द डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग 1, x और y में डिफरेंस है 1, ये पहला इक्वेशन है आपका। दूसरा इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है कि x और y में डिफरेंस है 1, इसका साफ साफ मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है। तब ये हमको मिल गया, मतलब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये वैल्यू को हम यहाँ पे जाके पुट करेंगे x के वैल्यू में और y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y से जो एक बड़ा होगा वो x का वैल्यू है, राइट। तो इस वैल्यू को डायरेक्टली ऊपर में डालते हैं तो क्या मिलेगा हमको 5/6 10 इंटू 1 प्लस वाई एक्स की जगह प्लस वाई खुद इज इक्वल टू 10 इंटू वाई प्लस
x के जगह पे 1 प्लस वाई, तो ये आंसर आएगा आपको 10y प्लस वाई 1 प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा 10 प्लस 10y प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा 5/6। ये आपको मिलेगा 11y प्लस 1, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11y प्लस 1। यहाँ पे आपको मिलेगा 10y प्लस 11y, 10 प्लस 11y, सॉरी 10 प्लस 11y, ठीक है। यहाँ पे 10y, यहाँ पे ये y, ये अभी तक सही है, राइट। 1 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे था 5, ये नीचे में था 6, ये 6 को मैं लेके चल जा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये जो नीचे 6 था यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो यहाँ पे तो डेसिमल में नीचे आंसर आएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 55y इज इक्वल टू 66y प्लस 6। अब कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या आएगा 11y, ये 6 यहाँ पे चल जाएगा तो कितना आएगा 50 माइनस 6 44, सो 11 इंटू 4 होगा 44, तो y का वैल्यू होगा 4। थोड़ा लेंदी रहा कैलकुलेशन, लेकिन इसका इजी मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। y अगर 4 है, y अगर 4 है तो x का वैल्यू है 5, तो आंसर है 54, आंसर है 54। ये आपका पहला मेथड था, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन को मिटाने वाला हूं। अब देखिए मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं, इस मेथड में हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर जो है वो एमसीक्यू से पिक करेंगे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमारा अप्रोच में उसी टाइप का रहेगा, हम डायरेक्ट ऑप्शन से पिक करेंगे। देखिए पहला मेरा टारगेट रहेगा कि द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1, ये मेरा पहला टारगेट। डिफरेंस जो होगा डिजिट का वो 1 रहेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको कहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 और 6 में डिफरेंस 3 का है, 3 प्लस 3 6, या 6 माइनस 3 3, ये नहीं होगा। नन ऑफ दिस बाद में देखेंगे, इसमें और इसमें हमारा डाउट है। अब डिफरेंस इन द डिजिट जब पूछेंगे, हमें मेंशन नहीं किया है कि y माइनस एक्स है कि x माइनस वाई है, बाय डिफॉल्ट हम x माइनस वाई ही मानेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इवन जब आप लिख के भी करते हैं आप यही करेंगे, x माइनस वाई, y माइनस एक्स नहीं करेंगे, x माइनस वाई ही करेंगे। तो पहला अगर आप x माइनस वाई कर रहे हैं तो आपका तब ये 50-50 चांस बन जाता है, ये ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें, और आपका इसमें कंफ्यूजन रहेगा। और अगर इसमें से ये मेट कर गया तब तो ये रहेगा नहीं, तो पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला y माइनस एक्स नहीं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मानना है वहां पे ऐसे क्वेश्चन में। अब इसे आपको बस दूसरा मतलब फर्स्ट केस, ये जो आपका फर्स्ट केस दिया गया है यहां से लेके यहां तक ये आपका फर्स्ट केस है, इस वैल्यू में यहाँ पे पुट करना है और चेक करना है कि ये मीट कर रहा है कि नहीं। The digits, the two-digit number which become 5/6 of itself when the digits are reversed. So 54 का 5/6 बनता है 45, ठीक है, ठीक है, 5/6 बनता है 45, नेचुरल ये वैल्यू एक हो जा रहा है, कोई डेसिमल में नहीं आ रहा है। और 54 में 5 और 4 जो x और y का हम वैल्यू कंसिडर करते हैं उनमें डिफरेंस है 1, उनमें डिफरेंस है 1, तो आपका नन ऑफ दिस भी नहीं हुआ, आंसर आपका हो गया 54। अब यहाँ पे तकलीफ क्या होती है, अगर आप ये 45 को लेते तो 45 में वो ये होता 45 इंटू 5/6, आपको मिल जाता है यहाँ पे, देखो 45 यहाँ पे 6, देखिए ये 2 सा 3 2 सा 3 15 सा, ठीक है, आंसर कितना आता है 75/2, मतलब 37.5। और वैसे भी ये y माइनस एक्स हो रहा था 1, तो ये आपका वैसे भी मेट नहीं करता, तो आपका आंसर क्या है 54, और आपने तब भी क्या देखा, आपका आंसर आया 54, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक होल नंबर आया है, यहाँ पे क्या एक होल नंबर आ रहा था 37.5 आ रहा था, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे थे,
ठीक है, चाहे वो डेसिमल में क्यों ना हो। 3 तो डिजिट आ रहे थे ना, यहाँ पे आपको 2 डिजिट का नंबर का पूछा है, तो 45 आ रहा है, सही है, ये दोनों कंडीशन मीट कर रहे हैं। और आपको मैंने बोला कि x माइनस वाई आपको लेना है, ना कि y माइनस एक्स। नेक्स्ट मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूँ, ये आप एक देख लीजिएगा, ये टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। अब मान लो कि दो इक्वेशंस दी गए हैं, a1 प्लस b1, ये a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, प्लस c1 मतलब कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होंगे मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक सॉल्यूशन, एक बार इंटरसेक्शन मतलब एक सॉल्यूशन, एक और एकांत यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? जब a1 बाई a2 का रेशियो जो है, a1 बाई a2 का जो रेशियो है वो b1 बाई b2 का रेशियो के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू दैट। इस केस में आपका जो इक्वेशन है या जो आंसर है वो कंसिस्टेंट रहेगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका एक आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। जिसमें भी सॉल्यूशंस मिलते हैं, चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले, वो आपका कहलाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन, वो आपका कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन, इसमें होते क्या है कि इसमें बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन अगर आ जाएगा तो हर एक पॉइंट एक इंटरसेक्शन बन जाएगा, और हर एक पॉइंट अगर एक इंटरसेक्शन बनेगा तो n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। तो ऐसे हमें बोलते हैं इसे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये क्या रहेगा? ये रहेगा कोइंसिडेंट लाइंस में। ठीक है, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन आ जाएगा। ये कब होगा? जब यही a1 बाई a2 का जो वैल्यू है ये b1 बाई b2 का वैल्यू जो रेशियो है उसके बराबर होगा, और वो c1 बाई c2 मतलब कांस्टेंट का भी रेशियो के बराबर होगा। तो सारे खेल रेशियो का है, आपको हर एक का रेशियो निकाल लेना है पहले, a1 बाई a2 का, b1 बाई b2 का, c1 बाई c2 का। जिससे मैच करेगा वही आपको बता देगा नेचर क्या है उसका। ये ग्राफिकल नेचर है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है, और उसके बाद ये बाकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताएगा, और ये आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका बनेगा ग्राफिकल, और ये आपको बताएगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका सब आपको रेशियो पहले निकाल लेना है। अगर नॉट इक्वल टू होगा तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, अगर इक्वल टू होगा, ये बाई चांस मान लो इक्वल टू होगा, तो दो केस बन सकते हैं कि या तो ये इक्वल टू के बाद यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो रहा है या फिर इक्वल टू हो रहा है। तो अगर इक्वल टू होगा तब मैनी सॉल्यूशंस मतलब कंसिस्टेंट ही है, क्योंकि मैनी सॉल्यूशंस तो निकल रहे हैं तो कंसिस्टेंट है। और अगर ये इक्वल टू नहीं होगा तो तब बनेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट रहेगा मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, तो वो बनेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिलते। जैसे आप रेलवे ट्रैक को देखोगे, रेलवे ट्रैक क्या होता है? सीधा जाते रहता है। तो वैसा ही है पैरेलल लाइंस में, कभी वो आपस में मिलेंगे नहीं। अब अगर आपको एक ग्राफ में ऐसा दिख रहा है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो पेज खत्म हो गया, कहीं ना कहीं पे तो ये मिलेगा ही ना, तो ये आप पैरेलल नहीं मान सकते हो, क्योंकि आप अगर इस पेज को बढ़ाओगे और बढ़ाते रहोगे तो ये जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। पैरेलल लाइन उसे कहलाता है जो पूरा स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट है, ये कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ये भी मैंने जो ड्रॉ किया है ये परफेक्ट पैरेलल लाइन नहीं है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका परफेक्ट पैरेलल लाइन है जो कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों स्ट्रेट लाइन है और कभी मिलेंगे ही नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पैरेलल लाइन होगा तो इनकंसिस्टेंट, बस एक में ही इनकंसिस्टेंट रहता है पैरेलल लाइन, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, बाकी सब में सॉल्यूशन निकलते हैं, मतलब बाकी दोनों में एक सॉल्यूशन, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन में, एक में काफी बहुत सारे सॉल्यूशन,
वो कोइंसिडेंट लाइन। ये टेबल बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं बार बार अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हैज अ यूनिक सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। आप ऐसे रिलेट करो, ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये यूनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, अब यहाँ पे a1 क्या है? ये। यहाँ पे a2 क्या है? ये। यहाँ पे b1 क्या है? ये। यहाँ पे b1 क्या है? ये। हमेशा याद रखना, a1 हो, b1 हो, a2 हो, b2 हो, साइन हम इंक्लूड करेंगे। अगर -2 है तो 2 नहीं लिखेंगे a1 का वैल्यू, -2 लिखेंगे। b1 का में भी सेम, c1 में भी सेम, माइनस या प्लस इंक्लूड करेंगे। तो पहला हमारा a1 क्या है? 3। हमें निकालना क्या है? m का वैल्यू, सारे में m का वैल्यू लिखा है, तो m का क्या वैल्यू है या क्या नहीं है वही हमें बताना है, या विच होल्ड्स ट्रू, कौन सा सही है इनमें से। तो पहला a1 क्या है? 3। a2 क्या है? 2m - 5। b1 क्या है? पहले ही हम इक्वल टू लिख रहे हैं, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखेंगे। b1 क्या है? b1 लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे -2, क्योंकि देखो माइनस भी है, 2 भी है, और नीचे लिखेंगे +7 या 7। प्लस के लिए लिखोगे तो प्लस नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन माइनस के लिए माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, अब अब आप सोच रहे हो कि ये तो नॉट इक्वल टू, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे? भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, जो प्लस माइनस में हम ट्रांसपोजिंग भी करते हैं, मतलब माइनस को इधर लेके जाके प्लस करते थे, वो भी सेम रहेगा। बस यहाँ पे नॉट इक्वल टू का नॉट इक्वल टू साइन ही रखेंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा वो उसके इक्वल टू नहीं होगा, ये उसका मीनिंग बदल देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इम्प्लाई करेंगे इससे कि 21, क्यों? क्योंकि ये 7 तो चला गया इससे होके मल्टीप्लाई, और ये 2m बन गया इससे मल्टीप्लाई होके 4m - 10। तो ये 7 नहीं है, ये इक्वल इम्प्लाइज है -4m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाके बन जाएगा +10। ये m को, अब यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लेना है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू, ये -m को यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस का 4m, और इसको हम यहाँ के लेके चल जाएंगे तो बन जाएगा -21। -11 m, और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए, m इज नॉट इक्वल टू -11/4। सो m -11/4 नहीं होगा कभी भी, उससे अलग कुछ हो सकता है, लेकिन -11/4 नहीं होगा। सो ये हो सकता है विच होल्ड्स ट्रू, तो इसलिए m इज इक्वल टू 11/4 हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो जीरो नहीं भी लेके आ सकता है। ठीक है, जीरो नहीं भी लेके आ सकता है। आप यहाँ पे m की जगह पुट कर लो 2 × 11/4 -5, और यहाँ पे फिर y का वैल्यू पुट कर लेना कुछ, देखो जीरो ला रहा है कि नहीं, वो जीरो नहीं भी लेके आ सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डायरेक्टली इसका यही आंसर होगा आपका, m इज नॉट इक्वल टू -11/4। अगर यहाँ पे x और y का वैल्यू भी दिया रहता तभी हम यहाँ पे 2m माइनस यहाँ पे m का वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल पाते कि एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज अभी जितने हैं उसमें से m इज नॉट इक्वल टू -11/4 ये होगा। तो m के कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, x और y के कुछ भी वैल्यूज अगर लेंगे तो, लेकिन वो -11/4 नहीं होना चाहिए, तभी वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगे। ठीक है, तो आप दो चीजों को ऐसे पढ़ो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये बन गया कॉन्सिस्टेंट क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस रहेंगे, और जो नो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा ये वाला। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पिछला स्लाइड आप विजिट करोगे, वीडियो को रिवाइंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसके ऊपर है, डायरेक्टली टेबल देखो और सॉल्व करो। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, देखो एकमात्र ये होता है कि जब कॉन्सिस्टेंट रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होंगे, एक हो, दो हो, हजार हो, इन्फिनाइट हो, सॉल्यूशंस रहेंगे। और इनकंसिस्टेंट मतलब
नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन तभी होता है जब वो पैरेलल होता है, और पैरेलल तभी होता है जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ो। तो डायरेक्टली मैं यहां से बता सकता हूं कि पैरेलल, क्योंकि एकमात्र पैरेलल ही है जो कि इनकंसिस्टेंट है। बाकी ऑलवेज कोइंसिडेंट जो है वो मतलब कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन तो है ही उसका। कोइंसिडेंट सिर्फ है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग है मतलब वो तो बोल ही रहा है कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है, और जितने इंटरसेक्शन है, जितने पॉइंट कॉमन है दोनों लाइंस में। अब इसमें क्या होता है कि ये वाले में देखो, जैसे इसमें हर एक लाइन, हर एक पॉइंट कॉमन है, जितने भी पॉइंट ड्रॉ करोगे कॉमन है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो हर एक पॉइंट कॉमन है उसमें से। ठीक है, हर एक पॉइंट हर एक दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसलिए वो कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तो कोइंसिडेंट हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, और ऑलवेज कोइंसिडेंट, ये तीनों नहीं होंगे। पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, if a pair of linear equation is given by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, और अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, in this case the pair of linear equation is consistent। अब मैं आपको इससे बताता हूं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। देखो, पेन चेंज करता हूं। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तब बनेगा हमारा यूनिक और इंटरसेक्टिंग। ये हो गया हमारा एक चीज। उसके बाद बन जाता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। इसमें फिर से दो केसेस रहते हैं, जहां पे एक में a1 by a2 इज इक्वल टू b1 b2, ये तो बताया है, ये तो इस अम्ब्रेला के अंदर ही आता है, लेकिन वहां पे c1 by c2 भी इक्वल हो जाता है। और दूसरा है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, उसमें ये केस आया था कि C1 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसमें तो हम देखते भी नहीं है कि C1 और C2 में क्या अंतर है, इसमें हम देखते नहीं है, डायरेक्टली इसमें या इसमें देखते हैं। तो इसमें होगा तो क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन, सारे इक्वल है, इनफाइनाइट। इसमें बनेगा नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल, ज्यादा सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब हर एक पॉइंट हर एक के ऊपर है, तो मतलब कोइंसिडेंट, मतलब जितने एक के पॉइंट है उतने दोनों के पॉइंट है, कॉमन इंसिडेंट्स सारे। ठीक है, सो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। अब ये मतलब ये वाला, इसमें तो आपको सारे सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, और ये वाला ये बन जाता है कंसिस्टेंट। बार बार बोल रहा हूं, मिस मत करना इसे। और ये अकेला बेचारा बनता है नॉन कंसिस्टेंट। थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, जहां पे डायग्राम लिखा रहा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका टेबल है। तो यहाँ पे बोला है कि इन दिस केस द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट है, देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। वैसे ये ट्रू फॉल्स का सवाल है, ट्रू होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रो अ बोट, फिर से बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर बोला है मतलब बोट का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्ट्रीम का भी दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर। He takes half the time going downstream than going upstream the same distance। तो चलो, ये है आपका स्पीड, टाइम डाउनस्ट्रीम में लेता है मान लो 1 या x। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में कितना लेगा, उसका डबल, क्योंकि बताया गया कि डाउनस्ट्रीम में हाफ टाइम लेता है अपस्ट्रीम का। तो टाइम इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x टू 2 या 2x। ठीक है, अब बोला है कि सेम डिस्टेंस कवर करने में, मतलब
डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड रहता है उसका 6 + 2 बोट प्लस स्ट्रीम इंटू एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम में, मतलब अब बन जाता है 6 - 2, जब तो उसको खींचेगा पीछे तो इसीलिए उसको ज्यादा टाइम लगता है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2x। तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं कि 6 + 2 ऑफ x, ये तो डाउन स्ट्रीम का है, ये पूरे यहाँ तक, और ये है आपका अप स्ट्रीम का, इज इक्वल टू डायरेक्ट 4, मतलब ये 6 - 2 4 इंटू 2x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x और फिर 4 इंटू 2x इज इक्वल टू x का वैल्यू आएगा, ये आपको तो सेम दिख रहा है, चलो ये सेम दिख रहा है। तो आपको अभी पूछा क्या है, हिज एवरेज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। चलो एवरेज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, एवरेज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकलता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टाइम तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, टाइम पता नहीं है, डिस्टेंस भी पता नहीं है, तो ये इनसफिशिएंट डेटा है, ठीक है। अगर एक डेटा में देखो दो चीज पता नहीं है, ये नहीं पता, तो या फिर हम ये निकाल सकते हैं या फिर हम ये निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ तो नहीं निकाल पाएंगे। सेम इसमें भी, जैसे देखो आप यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम 8x आएगा, यहाँ पे भी 8x आएगा, तो ये क्या होगा, ये x इंटू एक्स हो जाएगा। डायरेक्टली हम प्रूव ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग कुछ नहीं निकाल पाएंगे। x भी नहीं जानते हैं, d का वैल्यू भी नहीं जानते, मतलब टाइम भी नहीं पता है और डिस्टेंस भी नहीं पता है। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम भी नहीं पता है और डिस्टेंस भी नहीं पता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा इनसफिशिएंट डेटा। डेटा जो दिया गया है भाई इनसफिशिएंट दिया गया है डेटा, या तो कुछ तो हमें बताओ कि टाइम क्या है, या फिर ये बता दो कि डिस्टेंस क्या है। तो अगर डिस्टेंस बता दोगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा d + d, दोनों केस में d ही है, और भाई टोटल टाइम हम निकाल लेंगे x + 2x, सो बन जाएगा 2d/3x। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं पता है हमें यहाँ पे इन दिस केस, तो ये नहीं हो पाएगा। सो इनसफिशिएंट डेटा टू अराइव एट द आंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक सा है, लेकिन यहाँ पे कैसे आपको घबरा देंगे, इनसफिशिएंट और नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब कोई कोई स्टूडेंट यहाँ ऐसे भी हैं जो इनसफिशिएंट को यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर देंगे नन ऑफ द अबव, तो आपका तब भी ये गलत आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी। स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, और इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, और डाउनस्ट्रीम में बोट का स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम का स्पीड। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ऐसा रेशियो दे दिया है, तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो देखो पहला, हर एक चीज अगर इक्वल है इसका मतलब है ये कि ये कोइंसिडेंट है या बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और अगर सॉल्यूशंस हैं तो क्या है, कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। ये भी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था, ट्रू होगा आंसर। देख लो यहाँ पे ये वाला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आपको इस मतलब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको तीन तरीके के मिल सकते हैं। इक्वेशन में कुछ निकालने के लिए बताएगा, जैसे वो m का टाइप का क्वेश्चन था ये वाला। दूसरा ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपको बताया गया है कि इसे चेक करके बताओ कि भाई नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पैरेलल है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। क्या करेंगे, हर एक का निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना होगा, √2/√3। अच्छा b1/b2 कितना होगा, √3/-√8, ठीक है, माइनस लिखना जरूरी है बहुत। नॉट इक्वल टू c1/c2, अब नॉट इक्वल टू 0/0, ठीक है। यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √3/-8, ये तो कोई एंगल से मुझे नहीं लग रहा है कि इक्वल होगा, ठीक है।
देख लो आप कैसे भी, √2/√3 और यहाँ पे √3/-√8, ये इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि a1 इन दिस केस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉलो कर रहे हैं। और ऐसे केसेस में क्या होता है, एक सॉल्यूशन आपको मिलता है जो कि यूनिक है, जो दोनों के लिए कॉमन है और यूनिक है। तो वो यूनिक सॉल्यूशन है और उसमें पैरेलल लाइन नहीं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है जिसमें आंसर आएगा फॉल्स। नो, ऐसा नहीं होता है। ये देखो, हमने चेक किया इसमें, क्यों? क्योंकि हमें पूछा कि क्या ये है, और मैंने आपको बताया क्या कि नहीं ये नहीं है, ये है। तो ये होगा यूनिक या इंटरसेक्टिंग लाइंस का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है, जाके डिसलाइक बटन को दबाइए, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ बताइए कि कैसे हम वीडियो को और इंक्रीज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं उसे, और क्या क्वेश्चंस कर दे सकते हैं आपको, और क्या वीडियो ऑन डिमांड आपको चाहिए। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.